बढ़ते आगे, राजधानी के हजरतगंज स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल स्थित वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करने के बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से कोरोना रोधी टीका लगवाने के लिए अपील की है। सीएम योगी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग टीकाकरण कराएं और अन्य लोगों को इसके लिए प्रेरित करें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून से देश में 18 साल से ऊपर की आयु वाले नागरिकों का निःशुल्क वैक्सीनेशन कराए जाने की घोषणा की थी और इसी के तहत 21 जून यानी कि आज ही के दिन से, योग दिवस के दिन से 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। साल 2015 से 2021 के 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ये 7वां साल था। 7वां साल सफलतापूर्वक आज योग दिवस के तौर पर मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी शुभकामनाएं सभी को दी। पूरे सूबे में हर जगह लोगों ने उत्साह के साथ इस योग दिवस को मनाया। वहीं कोरोना महामारी से बचाव को देखते हुए ज्यादातर लोगों ने अपने अपने घरों में ही योगाभ्यास किया। लखनऊ, बहरीच, आगरा, प्रयागराज, एटा, बलिया, गाजियाबाद और बिजनौर की तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा आलाकमान यूपी में संगठन को दुरुस्त कर लेना चाहता है, जिसको लेकर दिल्ली से लखनऊ तक तमाम बैठकों के दौर जारी है। भाजपा संगठन राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और भाजपा यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह लखनऊ के दौरे पर हैं। सुबह 10 बजे भाजपा कार्यालय बीएल संतोष पहुंचे। बीएल संतोष ने कार्यालय पहुंचकर संघ के नेताओं से बैठक की। उत्तर प्रदेश सरकार संगठन की फीडबैक लेने के बाद अब दोबारा से बैठकों का दौर बीजेपी कार्यालय में शुरू हो गया है। वहीं नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष ए.के. शर्मा भाजपा शीर्ष नेताओं से अपने संगठन को लेकर विचार विमर्श करेंगे। उनके लंबे अनुभव का बीजेपी के संगठन को लाभ मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से चर्चा सामने आ रही है कि पिछले कुछ दिनों से राजधानी लखनऊ में मंत्रिमंडल के विस्तार और संगठन में बदलाव को लेकर चर्चाएं सामने आ रही है और उन पर अब विराम लगभग लग चुका है। नोएडा में एक धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में यूपी एटीएस ने 2 मौलानाओं को गिरफ्तार किया है। यह रैकेट पिछले 2 साल से चलाया जा रहा था और इसके मुकबदिर बच्चों और महिलाओं को इसमें निशाना बनाकर उनको धर्म परिवर्तन कराया जाता था। इस मामले में पुलिस को विदेशी फंडिंग होने के सबूत भी मिले हैं। धर्मांतरण यानी कि स्वेच्छा से कोई अन्य धर्म स्वीकार करना, लेकिन जब यही परिवर्तन किसी को फंसाकर, डराकर या धमकाकर किया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ खालिस गुनाह होता है। ठीक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश से भी सामने आया, जहां गैर मुस्लिमों का मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण करने के मामले में बेहद सक्रिय उमर और जहांगीर को लखनऊ से पकड़ा गया है। एटीएस ने ये पूरी कार्रवाई गाजियाबाद में दर्ज केस के बाद की। उमर और जहांगीर और इनके साथियों ने उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कराया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा है। यहाँ पर उन्हें गैर मुस्लिमों को मुस्लिम बनाने के कारनामे की जानकारी मिली तो एटीएस को सक्रिय किया गया। 2 लोग गिरफ्तार किए हैं और इनसे ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि लगभग 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया है। इसमें मोस्टली ऐसे लोग हैं जिनका जो वल्नरेबल सेक्शन है और जो इस तरह से हैं जो कि फिजिकली चैलेंज्ड हैं, डिसेबल्ड हैं और स्पेशल चाइल्ड हैं। इनके ऐसे लोगों के का धर्म परिवर्तन कराया गया है बिना उनके घर वालों की मर्जी से। जो अभी चीज़ें मिली हैं उसके हिसाब से पिछले 1.5-2 साल के रिकॉर्ड हमने देखे हैं और इसके पहले के भी रिकॉर्ड अगर मिलेंगे तो संख्याओं का सही अंदाजा लगेगा। काफ़ी फंड उपयोग होता था और विदेशी
फंडिंग भी इनकी देश और विदेश दोनों जगह से फंड एकत्रित करके इसका उपयोग धर्म परिवर्तन में किया जाता है। तो सुना आपने, प्रदेश में सोची समझी साजिश के तहत इस तरह का धर्मांतरण किया जा रहा है। धर्मांतरण के मामले में बड़ी तफ्तीश जारी है। धर्मांतरण के मामले में पकड़े गए आरोपितों ने 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन, उन्हें मुस्लिम बनाने की बात स्वीकार की। उमर और जहांगीर ने बताया कि इन लोगों ने धन का लालच देकर 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करवाया है। इनको ISI से इस काम के लिए फंडिंग भी होती थी। ये लोग मूक और बधिर बच्चों और महिलाओं को टारगेट करते थे। धर्मांतरण के बाद महिलाओं की शादी भी कराई गई है। इस काम के लिए एक पूरा गिरोह काम कर रहा था। इन लोगों का रैकेट और भी कई राज्यों में सक्रिय होने की बात सामने आई है। इनके पास से 1000 महिलाओं, बच्चों की सूची भी मिली है। कानपुर, वाराणसी और नोएडा में भी तमाम बच्चों, महिलाओं का धर्म परिवर्तन ये लोग करवा चुके हैं। और यहाँ तक कि कानपुर के एक बच्चे को तो दक्षिण भारत के किसी शहर में ले जाया गया है। उसके बारे में STF लगातार पता लगा रही है। इस घटना से ये तो साफ होता है कि सूबे में धर्मांतरण का खेल बहुत लंबे समय से चल रहा है और इसके नेटवर्क को तोड़ना इतना भी आसान नहीं होगा। जनता टीवी के लिए पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट। जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में यूपी ATS को बड़ी सफलता मिली है। ATS ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के नाम उमर गौतम और जहांगीर आलम बताए गए हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टी सरकार पर वार कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का यह कहना है कि बीजेपी का जो मूल मुद्दा है उससे बीजेपी लोगों को भटका रही है और लोगों को आक्रोश से बचने के लिए धर्म और जाति का सहारा बीजेपी की तरफ से लिया जा रहा है। इसी के साथ तमाम दलों के प्रवक्ताओं का इसको लेकर क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। कब तक धर्म और जाति की राजनीति में उलझी रहेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? 4.5 साल हो गए। उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार की तलाश में सड़क पर वो लाठी खाने को मजबूर है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी जन मुद्दों पर बात कर रही हैं और भाजपा सरकार धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन, जाति परिवर्तन, इन सब चीजों में लोगों को उलझाकर रखना चाहती है। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश के लोग कतई गुमराह होने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2017 के वादों का हिसाब किताब देना पड़ेगा। आज इस बात को लेकर ATS ने आप सबके सामने खुलासा किया है, तो ये हमारी सुरक्षा एजेंसियां इसलिए मुस्तैद हैं क्योंकि आदरणीय योगी जी लगातार इस विषय पर बहुत गंभीरता से उन्होंने सदन में भी रखा और हम सब ने मिलकर सदन में जब इसके खिलाफ कानून पारित किया, धर्म परिवर्तन के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ, तो विपक्ष ने आवाज उठाई थी। कांग्रेस, सपा, बसपा सब ये जोड़कर चल रहे थे कि नहीं साहब ये तो हमारा वोट बैंक है, कहां आप ये कानून बना रहे हैं, एक समुदाय के खिलाफ है। लेकिन यही चीजें जो हो रही थी, इसकी चूंकि आदत पड़ी हुई थी इन्हीं लोगों की सरकारों में कि जबरन किसी को या पैसा देकर, प्रलोभन देकर उसका धर्म परिवर्तन कराना, कोई गरीब है तो उसको पैसा देकर कराना, या कोई अगर महिला है उसको ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराना, नहीं करने पर जबरन कराना, ये सारी चीजें थी ना। तो इसलिए कानून लाए हम, क्योंकि हम तो पहले से ही तैयार थे इस बात को लेकर, क्योंकि ये शिकायतें लगातार मिल रही थी, एजेंसियां बता रही थी और कई ऐसे मामले आप लोगों के सामने पहले भी आए। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है। ये किसी मुल्ला की सरकार नहीं है कि आप यहाँ पर इस तरह के कृत्य कर लेंगे। यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात हम करते हैं। यहाँ पर हम किसी को इस तरह का कृत्य नहीं करने देंगे। इसीलिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां, उनको हाथ हमने बांध नहीं रखे हैं, उन पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। वो प्रदेश के हित में, देश के हित में उनको काम करने की पूरी छूट है और ऐसे लोगों को कतई नहीं बख्शा जाएगा जो लोग देश में इस तरह का काम कर रहे हैं। हम उन्हें भी बिहाइंड द बार करेंगे, उन्हें भी जेल में डालने का काम करेंगे जिन्होंने इनको फंडिंग की है। जो लोग के इशारे पर ये काम कर रहे हैं हम उनके भी नाम सामने लाएंगे, क्योंकि ये बात आज से नहीं है, ये पिछली सरकारों का कृत्य है और पिछली सरकारों से ये आदी हैं
इसलिए देश की सुरक्षा और देश के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार ना हो, इसलिए हमने कानून भी बनाया है और आगे कार्रवाई करनी होगी। उसी कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का कानून तो पहले से ही मौजूद है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी भी क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम हो रही है। चाहे महिला पर अत्याचार हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे भूमाफिया हो, चाहे कफन चोर हो। जनता की समस्या का तो समाधान पुलिस नहीं कर पा रही है, लेकिन हर घटना का राजनीतिक रूप रंग देना चाहती है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए चिंता की बात हो गई है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश उपाध्यक्ष ए.के. शर्मा ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने खुद को उत्तर प्रदेश भाजपा का उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने के लिए धन्यवाद दिया है। वहीं इस पत्र में उन्होंने यूपी के अगले विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिसे जानकर योगी विरोधियों के खेमे में खलबली मच जाएगी। ए.के. शर्मा ने अपने पत्र में अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर लिखा है कि मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में होने वाले साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को पहले से भी अधिक सीटें प्राप्त होगी। ए.के. शर्मा ने ये सब ऐसे समय में लिखा है जब सीएम योगी और आला कमान के बीच नाराजगी की खबरें सामने आ रही है। वहीं कुछ दिन पहले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहते हुए नजर आए थे कि चुनाव में नेतृत्व करने वाले चेहरे का फैसला पार्टी आला कमान करेगा। यूपी में लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही है। ऐसे में योगी सरकार ने यूपी के लोगों को लॉकडाउन से बड़ी राहत दी है। राज्य में एक बार फिर मॉल और रेस्टोरेंट्स खोल दिए गए हैं। नए आदेश के मुताबिक रेस्टोरेंट में एक साथ 50% लोगों को बैठने की इजाजत दी जा रही है और वही इस दौरान लोगों को कोरोना के नियमों का ध्यान रखना होगा। आपको बता दें कि यूपी में आज से बाजार सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। तो लखनऊ और गाजियाबाद की ये दो तस्वीरें हैं जहां पर पटरी पर जिंदगी लौट रही है। और अब बात वैक्सीनेशन महाअभियान की। दुनिया के सबसे बड़े निशुल्क टीकाकरण अभियान की शुरुआत आज से हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 31 अगस्त तक 10 करोड़ वैक्सीन की डोज दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सीएम योगी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशुल्क टीकाकरण अभियान से टीकाकरण को गति मिलेगी। आज योग दिवस के मौके से 21 जून से 18 साल से ऊपर सभी नागरिकों को मुफ्त वैक्सीनेशन की सुविधा मिल पाएगी। आपको बता दें कि युवाओं के टीकाकरण में यूपी आगे है। सोमवार से रोजाना 7 लाख डोज देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सीएम योगी ने 1 जुलाई से प्रतिदिन 12 लाख वैक्सीन की डोज दिए जाने की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वसीम रिजवी ने एक बार फिर मुसलमानों और कुरान शरीफ को लेकर मुद्दा उठाया है। उनका यह कहना है कि मद्रास इंस्टीट्यूट और कुरान मजीद में आतंक की शिक्षा दी जाती है। इनका एक मिशन है कि वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर ले। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। पूरी दुनिया का सुन्नी मुसलमान, कट्टरपंथी मुसलमान हिंदुस्तान समेत आतंक का एक चेहरा बने हुए हैं। कुरान मजीद जिससे ये शिक्षा लेते हैं वो आतंक की शिक्षा देता है। आतंक की किताब है जिसमें गैर मुसलमानों के लिए जहर बोया हुआ है। मदरसे वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जहां से आतंक की शिक्षा को प्रमोट किया जाता है। उत्तर प्रदेश में जो बच्चों को, हिंदू बच्चों को मुसलमान बनाया गया है, ये उसी साजिश का एक नतीजा है। इनका एक मिशन है कि हम पूरी दुनिया पर कब्जा करें। इस साजिश को नाकाम करने के लिए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। 12वीं के रिजल्ट को लेकर सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया है। नए हलफनामे के मुताबिक 31 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे और रिजल्ट से जुड़े विवाद समिति को भेजे जाएंगे। वही वैकल्पिक परीक्षा के लिए पंजीकरण की ऑनलाइन सुविधा भी होगी। ये वैकल्पिक परीक्षा
15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच हो सकती है। वैकल्पिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को ही अंतिम अंक माना जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी गंभीर हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने जिला प्रशासन को चेताया है। उन्होंने कहा है कि पूरी ईमानदारी, कर्तव्य और निष्ठा के साथ चुनाव कराए, बीजेपी का एजेंट बनकर काम ना करे। अगर ऐसा हुआ तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। इसके साथ ही कहा कि सपा की प्रत्याशी इंदु सेन यादव को ही उनकी ही जीत होगी। प्रदेश में बीते कई दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है। कई जगहों पर भारी बारिश के कारण बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है। कई जिलों में जल भराव होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की ओर से पूर्व यूपी के अधिकांश इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की वजह से चेतावनी जो है वो दरअसल जारी की गई है। मौसम विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि पूरे सूबे में 21 जून से 24 जून तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो बाराबंकी, शाहजहांपुर, बिजनौर, रामपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर बारिश के बाद किस तरह के हालात हो गए हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही है। हजरतगंज लालबाग में स्मार्ट सिटी के नाम पर बार बार सड़क खोदने की वजह से प्रताड़ित परिवार ने अपने घर के गेट पर एक अजीबोगरीब पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर में लिखा गया है कि हमारी भूल कमल का फूल। कहा जा रहा है कि राजीव ने अपने लालबाग आवास जगदीश चंद्र बोस मार्ग पर यह पोस्टर सीवर कार्य के चलते बार बार खोदी जा रही सड़क की वजह से लगाया है, क्योंकि बार बार खुदाई और समय से काम पूरा नहीं होने से परिवार खासा नाराज है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से वहां की अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों में उफान के बाद नरोरा बैराज से करीब 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से शाहजहांपुर में गंगा के तटवर्ती जो गांव है वहां पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा किनारे बसे गांव के लोग इससे डरे हुए हैं, भयभीत है, लेकिन जिला प्रशासन ने अभी तक बाढ़ पीड़ितों की कोई सुध नहीं ली है। बाढ़ पीड़ितों ने समय रहते जिला प्रशासन से बाढ़ से सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए गुहार लगाई। मुख्य समस्या यही है कि जो बंदा पड़ जाए तो हम लोग बंदे को लेकर जाया करें। सैलाब आता है, इधर सैलाब में डूब जाते हैं लोग, बदा कर जाते हैं, वो घूम कर आते नहीं। पिछले साल बंदे की मांग की थी तो बोल कर गए थे हाँ हो जाएगा, फिर यानी कि सैलाब निकल गया, फिर कोई सुनवाई नहीं हुई। और काफ़ी ये बिजली वगैरह की समस्या है। बिजली क्या समस्या है? बिजली की समस्या ये 2 साल हो गए मीटर लगे हुए, बिजली का बिल आ रहा है बहुत 5-5, 6-6 हज़ार रुपये। यहाँ भी कोई भी खंभे भी नहीं गड़े। कितने दिनों से आ रहा है बिजली का बिल? बिजली का बिल आ रहा है काफ़ी 1-1.5 महीना हो गया और 2018 से कनेक्शन हुआ था और बिल आ रहा है। अभी कोई यहाँ की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब बिजली चालू नहीं है, बिल आ रहा है? बिल आ रहा है, बिजली चालू नहीं है। बंदा कहाँ से कहाँ तक आप लोग मांग कर रहे हैं इसकी? इस्लाम नगर से बांसकड़ा मोड़ तक। आगरा के पारस अस्पताल के मॉक ड्रिल मामले में जांच समिति की ओर से क्लीन चिट देने के खिलाफ कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम आगरा प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन को देखते हुए वहां फोर्स की तैनाती कर दी गई है। जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मीनू ने ये कहा है कि डॉक्टर अरिजय जैन के वायरल हुए वीडियो की जांच प्रशासन ने नहीं की है। अस्पताल में सीसीटीवी फुटेज गायब कर जांच में लीपापोती की गई है। पारस हॉस्पिटल में जो 22 मौतें हुई थी उसके संबंध में आज कांग्रेस जन सभी फ्रंटल संगठन, जिला और शहर कांग्रेस कमेटी आज ज्ञापन दिया है। लेकिन बड़ी विडंबना ये है कि पूर्व घोषित कार्यक्रम था, उस पूर्व घोषित कार्यक्रम में भी डीएम साहब को आज यहाँ मौजूद रहना चाहिए था, पर आप लोगों के भय से, जनता के भय से कि कहीं आप क्रॉस क्वेश्चन करने न लगे, आप कुछ पूछने न लगे, इस वजह से वो पहले से सीट छोड़ के चले गए। कांग्रेस पार्टी ये उत्तर प्रदेश सरकार से ये पूछना चाहती है, जिलाधिकारी महोदय से पूछना चाहती है कि आपने किस आधार पर क्लीन चिट दे दी? जो जांच कमेटी बनाई थी, जांच कमेटी सभी छुट्टी पे थे। क्या डिप्टी सीएम के आगरा आने पर एकदम डॉक्टर अरिजय जैन क्लीन हो गए? क्या
डॉक्टर अरंजय जैन और जिलाधिकारी की क्या संबंध है, ये कांग्रेस पार्टी जानना चाहती है। देश में कोरोना महामारी ने तबाही मचाई हुई है। कोरोना की दूसरी लहर के हजारों लोग शिकार भी हुए। वहीं विशेषज्ञों का यह कहना है कि जल्द ही तीसरी लहर का असर भी देखने को मिल सकता है, जिसका ज्यादा प्रभाव बच्चों पर हो सकता है। ऐसे में सहारनपुर में प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का अलग से पीकू वार्ड तैयार किया जा रहा है और जिला अस्पताल में 50 बेड का पीकू वार्ड जल्द ही तैयार कर लिया जाएगा, जिसमें कि सभी तरह की जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध रहेगी। राजधानी लखनऊ में ताल कटोरा में साप्ताहिक लॉकडाउन में पुलिस को चेकिंग करना महंगा पड़ गया। यहां पुलिस को धमकाते युवक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में बिना हेलमेट लगाए स्कूटी सवार को जब पुलिस ने रोक दिया तो वो पुलिस के साथ बहस करने लगा और उसके बाद बहस करते करते वो बदतमीजी पर उतर आया। इस दौरान युवक ने जमकर बवाल काटा और पुलिस को धमकी भी दी। युवक ने पुलिस से कहा कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, जिसके बाद अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बांदा में बिजली विभाग के दफ्तर में महिला ने हंगामा कर दिया। महिला बिजली से संबंधित मामले को लेकर शिकायत करने के लिए गई हुई थी, जहां पर युवती को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया, लेकिन महिला इस बात पर नाराज हो गई। 3 लोगों के साथ मिलकर बीच सड़क पर महिला ने हंगामा किया। लखनऊ में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। खुर्द ही बाजार में मास्क और वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिस ने एक छात्र को पहले पीटा और फिर पैरों के बीच उसे दबा दिया। बताया जा रहा है कि छात्र घर से दवाई लेने के लिए निकला हुआ था और पुलिस ने छात्रों को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। गाली दिया, हमने मारा। सर गाली तो दी है। मुजफ्फरनगर जिला कारागार में कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। बताया जा रहा है कि शाहिद नामक कैदी लगभग 1 साल से जिला कारागार में बंद था। जेल प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वहीं डीएम कार्यालय पर पहुंचकर मृतक के परिजनों ने जेल प्रशासन पर मौत का आरोप लगाया है। ऐसे में जेल अधीक्षक AK सक्सेना ने यह बताया है कि सुबह करीब 5 बजे आत्महत्या की सूचना उन्हें मिली थी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।